चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि झारखंड से आ रही है। झारखंड सरकार में ग्रामीण मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के करीबियों पर ईडी ने छापेमारी की है। छापेमारी में ईडी ने अब तक 43 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया है। ईडी ने आलमगीर के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल के नौकर जहांगीर के घर से 40 करोड़ और करीबी ठेकेदार मुन्ना सिंह के घर से 3 करोड़ कैश बरामद किया है। इस मामले में ईडी की पूछताछ और नोटों की गिनती जारी है। नोट गिनने के लिए कई मशीनें यहां लाई गई हैं। वहीं ईडी की छापेमारी पर आलमगीर आलम ने कहा है कि संजीव लाल सरकारी कर्मचारी है और पहले भी 2 मंत्रियों के पीएस रह चुके हैं। अनुभव के आधार पर ही उन्हें नियुक्त किया गया था। ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है और हम लोग भी जब भी पीएस वीएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी 2 मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। सर आपका नाम भी जोड़ा जा रहा है बार बार। देखिए मेरा पीएस है, विभाग बोले बहुत सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। वहीं झारखंड में ईडी के एक्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। मोदी सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन ले रही है। आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़, लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? और इसलिए मोदी ने जनधन खातों, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि गरीबों का पैसा लूटना बंद हो गया। चलिए अब बुलेटिन में आपको दिखाते हैं चुनावी महासंग्राम से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें। उड़ीसा के बहरामपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन पटनायक सरकार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि यहां पहले कांग्रेस की और फिर बीजेडी की लूट हुई है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून को बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट है। साथियों, मोदी ने ओडिशा के विकास के लिए कभी भी बजट की कमी नहीं रखी। ओडिशा में बीजेडी अस्त है, कांग्रेस पस्त है और लोग बीजेपी पर आश्वस्त है और सिर्फ भाजपा उम्मीदों का नया सूरज बनकर आई है। वहीं पश्चिम बंगाल की सियासत में संदेश खाली का मुद्दा गरमाया हुआ है और उनमें टीएमसी ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसके बाद सियासी पारा और ज्यादा हाई हो गया है। टीएमसी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। टीएमसी बीजेपी पर संदेश खाली की कहानी गढ़ने और पैसे देकर महिलाओं से रेप के मामले दर्ज कराने का आरोप लगा रही है। इस मामले पर टीएमसी ने गृह मंत्री अमित शाह से माफी की मांग की है। ममता बनर्जी ने इस मामले पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठाया है। প্রধানমন্ত্রী এসে কত কাঁদছেন, মনে হচ্ছে আহারে মায়ের দুঃখে ওনার বুক জড়িয়ে যাচ্ছে। ঘটনাটা কিভাবে সাজিয়েছিল। বিজেপিকে বলবো, মনে রাখবেন টাকা দিলে টাকা পাওয়া যায়,
কিন্তু মায়ের আত্মসম্মান চলে গেলে একবার সেই আত্মসম্মান ফিরে পাওয়া যায় না। বাংলার মায়েদের নিয়ে এ অসম্মান করবেন না। तो ममता बनर्जी के गढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने भी हुंकार भरी। संदेश खाली के कथित वीडियो पर पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर पहुंचे अमित शाह ने कहा कि क्या ममता बनर्जी कह सकती है कि संदेश खाली में महिलाओं का शोषण नहीं हुआ है। उन्होंने ममता बनर्जी पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी स्वयं स्पष्ट कर दे बंगाल की जनता के सामने, शोषण हुआ है या नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने जिसका संज्ञान लिया, आपका नेता शोषण कर रहा है क्योंकि वो माइनॉरिटी से, आप चुप रही। एक महिला मुख्यमंत्री, महिलाओं पर इतने सारे अत्याचार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए होने दे, इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं। चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, जिसे लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। गौरव वल्लभ के बाद अब कांग्रेस की एक और मुखर प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के एक नेता सुशील आनंद शुक्ला ने अपने 2 साथियों के साथ रायपुर के पार्टी ऑफिस में उनके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की। जब उन्होंने इसके बारे में कांग्रेस हाईकमान को जानकारी दी तो आरोपी नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। राधिका ने यह भी आरोप लगाया है कि अयोध्या में राम मंदिर जाने की वजह से उन्हें लगातार पार्टी में निशाने पर लिया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा। मेरे दिल से अंदर से आया, मैंने अपने घर के बाहर आके जय श्री राम का एक ध्वज लगा दिया। बस वो ध्वज लगाने की देरी थी कि आग लग गई। और उसी समय से हमारी पार्टी, मतलब जिस पार्टी में मैं पहले थी, कांग्रेस पार्टी ने मेरे से नफरत करनी शुरू कर दी। और वो तुरंत जब मैंने फोटो डाली, वीडियो डाले, तो मेरे को लगातार डांट सुननी पड़ी और लगातार बोला गया कि इसको आपने क्यों किया, क्यों तुम राम मंदिर होके आई जब चुनाव सर पे है, क्यों हर बार ये डाल रहे हो। और मुझे लगातार कहा जाता था कि तुम बहुत हिंदू धर्म के लिए बोलती हो, और कई बार मुझे रोक दिया जाता था डिबेट्स पे कि नहीं तुम बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म के लिए बोलती हो। क्या अपने धर्म का स्टैंड लेना गलत है? मैं तब समझ नहीं पाती थी। तो राधिका खेड़ा के कांग्रेस छोड़ने के फैसले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राम मंदिर और सनातन धर्म को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन रामद्रोही हैं। वह अगर अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए आई थी, इस आधार पर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा उनका अपमान किया गया और इससे तंग आकर के उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। तो ये चीजें दिखती हैं कि कांग्रेस के डीएनए में रामद्रोह है, एसपी के डीएनए में रामद्रोह है, इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोगों के डीएनए में रामद्रोह है। चलिए अब बुलेटिन में आपको दिखाते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हमारी स्पेशल कवरेज, चुनावी मूड माहौल। तो चलिए चुनावी मूड माहौल में आज आपको लेकर चलते हैं आगरा, जो कि मशहूर है ताजमहल और अपने पेठे के लिए। आगरा की बात करें तो यहां पर चुनाव के तीसरे चरण यानी 7 मई को वोटिंग होनी है। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने आगरा की खास मिठाई बनाने वाली सबसे पुरानी दुकान पंछी पेठा से आगरा के वोटर्स के मिजाज को समझने की कोशिश की है। देखिए। तो पेठे की मिठास बढ़ रही है धीरे धीरे, या फिर महंगाई और भ्रष्टाचार ये सब की वजह से पेठे की मिठास बढ़ रही है साहब जी। महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सारी चीजों पर कंट्रोल हो रहा है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। और मैं यू कांट बिलीव, मैं बाहर से आया हूँ केवल अपना वोट डालने। मौजूदा सांसद से तो खुश नहीं है, क्योंकि कहने के लिए महिला कनेक्शन रुका है, लेकिन मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और हमारे साथ जो होता है उसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है। अगर किसी चीज के लिए हम प्रेशर देके अगर कोई आवाज भी उठाए तो उल्टा हम ही लोगों को इलीगल दबाने की कोशिश की जाती है, कहने के लिए है। महंगाई भी बढ़ी है
थोड़ा बेरोजगारी है, इस समस्या को भी थोड़ा देखना चाहिए और जो जमीनी लेवल पे काम होना चाहिए ना वो होना चाहिए। एक्चुअली क्या है, जो पेपर वर्क और ऊपरी लेवल पे जो काम हो जाता है ना वो जमीनी स्तर पे नहीं आ पाता। मोदी जी का ही फ्लेवर चल रहा है पूरे देश में। जी, और उन्हीं को चाहते हैं दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में देखना। नहीं, देखो आगरा में डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन फिलहाल ये और शहरों से बहुत पिछड़ा हुआ है। ताजमहल की देख के हुए मतलब वैसी तरक्की नहीं है इस तरह से इसकी होनी चाहिए। के हिसाब से जो तरक्की होनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं, यहाँ पर नहीं है जी। अभी मेट्रो में भी काफी टाइम लग रहा है, खिंच रहा है, वो पेंडिंग में पड़ा हुआ चल रहा है, अभी कोई तरह से हो भी नहीं पा रहा है। वो काफी कुछ है ऐसा, पर लेकिन फिर भी बीजेपी बहुत बढ़िया कर रही है जो भी कुछ कर रही है। जो मोदी जी जो प्रधानमंत्री पद के लिए इस वक्त हैं, उनके मुकाबले आपको लगता है कोई टक्कर में है, कोई उनका विकल्प दे पाएगा? टक्कर में तो कोई नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है, लेकिन चेंजिंग होना जरूरी था। चेंजिंग जरूरी होना चाहिए, कोई अच्छा कैंडिडेट हो तो चेंज हो सकता है। हाँ, चेंज होना जरूरी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पेठे की मिठास है और राजनीति की चाशनी है, वो दोनों मिक्स किस तरह से हो गई है। लोग जो पेठा खरीदने आ रहे हैं उनके मन में कहीं न कहीं पेठे की मिठास तो है, और साथ ही साथ जो आगरा में कामकाज हुआ है थोड़े बहुत संतुष्ट हैं, कुछ चाहते भी हैं कि हाँ यहाँ पर विकल्प मिले, लेकिन विकल्प फिलहाल उनको दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर जो यहाँ का आगरा का मशहूर पंछी पेठा है, उसकी दुकान से हम लोगों से बातचीत कर रहे थे और जान रहे थे कि आखिर 7 मई को जब वोट डालेंगे तो आखिरकार उनके मन में ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिसको देखते हुए वोट डालेंगे। कैमरामैन दिनेश देवरे के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, आगरा। तो कल लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण का मतदान है। इससे पहले कैसा है चुनावी माहौल और यूपी में राहुल अखिलेश के चुनाव लड़ने से कितना बदलेगा सियासी समीकरण, आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। दिल्ली के बाद अब अहमदाबाद के कुछ स्कूलों में धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं। कुल 23 स्कूलों में धमकी भरे ईमेल मिले हैं। पुलिस जांच पड़ताल में लग गई है। अब तक कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है और जानकारी ये मिल रही है कि रशियन ईमेल आईडी से धमकी दी गई है। ये मेल भी लगता है पूरी हॉक्स कॉल थी और मैं टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से विनती करता हूँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अहमदाबाद पुलिस, गुजरात पुलिस आपके साथ है और जो कार्रवाई करनी होगी वो हम करेंगे और अभी भी हमारी कार्रवाई चालू है। अभी सर्वर कौन से आया, आईपी एड्रेस क्या था, ये सब हमारे तपास का विषय है, वो मैं अभी ज़्यादा आपको शेयर कर नहीं सकता। तो इस बड़ी खबर की डिटेल्स अब लेते हैं केतन से, जो कि अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केतन, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल सबसे पहले अपडेट बताइए। जिस तरह से हमने दिल्ली में देखा था, इस तरह के धमकी भरे ईमेल मिले थे, काफी अफरा तफरी का माहौल था, अब वहां पर सिचुएशन कैसी है और पुलिस क्या कह रही है? देखिए, आज सुबह 5:40 पर सभी स्कूलों को ईमेल भेजा गया। एक के बाद एक पता चला कि 23 स्कूल को ईमेल गया है जिसमें उड़ा देने की बात की गई थी। उनमें से एक स्कूल है उद्गम, जो कि वस्त्रापुर इलाके में आया है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देखें कि पुलिस को अभी यहाँ तैनात कर दी है। और खास बात यह है कि कल जो कि गुजरात का तीसरा चरण का सभी सीटों पर चुनाव है, इसी मतदान मथक पर यहाँ पर वोटिंग करने के लिए भी लोग आएंगे। जिस मैनेजर को, स्कूल के मैनेजर को यहाँ ईमेल आया है, उनसे जानते हैं। सर, संक्षिप्त में बताइए क्या था और फिर पुलिस ने यहाँ क्या कार्रवाई की? सुबह 5:42 को हमें ईमेल आया। हम लोग जैसे 8 बजे स्कूल में आए, हमने ईमेल चेक किया तो हमने तुरंत एजुकेशन डिपार्टमेंट और पुलिस को ज्वाइन किया। उन्होंने इमीडिएटली डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड को लेके आए हैं और उन्होंने पूरा चेक किया, क्योंकि कल से मतदान का भी यहाँ पे चालू होने वाला है। सभी मतदान मथक पे, बूथ पे पूरा चेक किया और पूरी स्कूल में सभी जगह देखा। यस्टरडे हमारे स्कूल में नीट का एग्जाम था तो पूरा एकदम कंट्रोल था, तो सभी लोग ने आके देखा हुआ है, कुछ चेक किया, कुछ मिल नहीं पाया। तो अभिभावक काफी चिंता में थे, लेकिन पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि आप घबराइए मत और अभी भी कुछ जगह पर तफ्तीश जारी है। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया केतन इस पूरे अपडेट के लिए। तो जिस तरह से केतन बता रहे थे कि फिलहाल अभी भी कई स्कूलों में जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी तरह की कोई संदिग्ध चीज अभी तक बरामद नहीं हुई है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स ने रिकॉर्ड स्तर छुआ। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स 17 अंक चढ़कर 73,896 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 33 अंक गिरकर
22,443 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा बढ़त हेल्थ केयर और एफएमसीजी इंडेक्स में देखने को मिली। वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल, तेल, गैस और पावर शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई। कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी का कहना है कि सरकारी बैंकों में एसेट क्वालिटी, गवर्नेंस और तकनीकी में काफी सुधार हुआ है। निवेशक इस सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। अभी भी पॉजिटिव है पीएसयू बैंक्स में, क्योंकि मैंने आपको ध्यान तो बताया था कि हम 3 कारणों से पीएसयू बास्केट, बैंक्स के बास्केट पे स्पेसिफिकली बुलिश हुए थे। पीएसयू बैंक्स में 3 प्रॉब्लम थी: एसेट क्वालिटी, गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से वो प्राइवेट सेक्टर के सामने कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, मार्केट शेयर का लॉस हो रहा था। एसेट क्वालिटी का आप देखेंगे तो पिछले 4-5 सालों में काफी कुछ क्लीनिंग अप हो गया, अभी सबकी बैलेंस शीट स्क्वीकी क्लीन है। गवर्नेंस की जहां तक बात आती है, सब जगह आई थिंक गवर्नेंस हैज बीन फिक्स्ड। एंड लास्टली टेक्नोलॉजी, आप 10-15 साल पहले देखो तो टेक्नोलॉजी आपको बनानी पड़ती थी। पिछले 5-7 सालों में ये प्लग एंड प्ले हो गया है। मुझे लगता है डिफेंस के अंदर थोड़ा सा अभी रिस्क थोड़ा आपके फेवर में नहीं रह गया है, गिवन वैल्यूएशंस। आई एम नॉट सेइंग डिफेंस बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पर मेरे को तो रुपया बनाने से इंटरेस्ट है एज ए माइनॉरिटी शेयर होल्डर। आवाज तो बाजार का आज पूरा फोकस आरईसी, इरिडा, पीएफसी समेत सरकारी कंपनियों पर रहा है। दरअसल आज इन सभी में तेज गिरावट देखने को मिली है। इनके गिरने के पीछे आरबीआई का नया ड्राफ्ट कारण माना जा रहा है, जिसमें अतिरिक्त प्रोविजन का जिक्र किया गया है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ अब जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी यतिन मोहता। यतिन, बताएं क्या है पूरी खबर? तो देखिए, पहले न्यूज़ समझ लेते हैं। जो आरबीआई की ड्राफ्ट गाइडलाइंस हैं उसमें आरबीआई ने ये कहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जो फाइनेंस दिया जाता है, इसके लिए 5% एडिशनल ओवर एंड अबव जो आपने प्रोविजन किया है उससे 5% ज़्यादा प्रोविजन आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में करना होगा जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। अगर जो प्रोजेक्ट फेज शुरू हो गया है या कमेंसमेंट शुरू हो गया है कमर्शियल ऑपरेशंस का, तो वहाँ भी लगभग 2.5% का अतिरिक्त आपको प्रोविजन करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये प्रोविजनिंग अगर आप ज़्यादा करते हैं तो इससे 2 चीज़ें होती है। नंबर 1 कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है इस पर इम्पैक्ट आता है, क्योंकि ज़्यादा प्रोविजन आप करेंगे तो ज़्यादा प्रोविजंस की वजह से प्रॉफिट कम होगा। दूसरा कि क्योंकि आप एक प्रोविजन पहले की आपकी जो लोन बुक है उस पर भी प्रोविजन बनाएंगे तो इससे आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी कम होता है, जिसके कारण एक इम्पैक्ट आपको खास करके सरकारी बैंक्स और सरकारी पीएसयूज जो एनबीएफसी स्पेस में इन पे देखने को मिलता है। जहाँ तक कि सीएलएसए का सवाल है, इनको लगता है कि आरईसी, पीएफसी जैसी कंपनियों पे इसका इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड रहेगा, क्योंकि पीएनएल अकाउंट में ऑलरेडी इंडिया स्टैंडर्ड्स वो फॉलो करते हैं, जिसके कारण प्रोविजन वो ज़्यादा बना के रखते हैं। लेकिन हाँ, पिछले जो लोन्स हैं उन पे क्लियरली कैपिटल एडिक्वेसी का इम्पैक्ट होगा। बट अभी अगर आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखें पीएफसी आरईसी का, तो 22 से 23% जितना है, काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में। जहाँ तक कि आईएफएल सिक्योरिटीज़ का सवाल है, इनको लगता है कि जो सरकारी बैंक्स हैं इन पे लगभग 1.5 से 3% के आसपास का बुक वैल्यू पे इम्पैक्ट होगा, और जो आरईसी, पीएफसी जैसी बड़ी कंपनियां हैं इनकी बुक वैल्यू पे लगभग 7 से 8% का इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये कंपनी 1, 1.5, 2 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करती हैं, तो परसेंटेज भी डबल होता है इम्पैक्ट का, जिसके कारण आप सारा का सारा जो ये पीएसयू बैंकिंग स्पेस है या जो आरईसी, पीएफसी, इरेडा जैसी सरकारी एनबीएफसीज हैं, इन पे आप एक बड़ा कट देख रहे हैं। 5 से 7% औसतन ये सारे के सारे स्टॉक्स गिरे हुए हैं। शुक्रिया यतिन इस पूरे न्यूज अपडेट के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि आखिर क्यों दालों की कीमतें छू रही हैं आसमान। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं दालों की, जिसकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सरकार कीमतें कंट्रोल करने के लिए कई कदम भी उठा रही है, बावजूद इसके कीमतों पर इसका खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। क्या है दालों की कीमतों में तेजी के कारण, बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, बताएं कि दालों की कीमतों को कम करने के लिए सरकार क्या कुछ एक्शन ले रही है और क्या इसका कुछ असर भी दिखाई दे रहा है या नहीं?
पिछले कुछ महीनों से दालों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। खासतौर पर इसके पीछे दो वजह है। एक तो इस बार दालों का उत्पादन काफ़ी कम हुआ है, दूसरा जो हमारा म्यांमार से इंपोर्ट आता है उसमें भी काफ़ी रुकावट देखने को मिली है। तो यही वजह है कि दालों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अगर मैं मुंबई की बात करूँ तो तूर की दाल ने यहाँ पर डबल सेंचुरी लगा दी है। रिटेल में मुंबई में दाल 230 रुपये प्रति किलो बिक रही है। अगर मैं चेन्नई की बात करूँ तो तूर दाल 170 रुपये प्रति किलो बिक रही है और दिल्ली में इसके दाम 170 रुपये प्रति किलो है। अगर बाकी दालों की बात करूँ तो इसके दामों में भी 20% से लेकर के 40% तक की बढ़ोतरी कुछ महीनों के अंदर देखने को मिली है। सरकार ने दाम काबू में करने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। व्यापारियों को स्टॉक घोषित करने के लिए कहा है। सरकार लगातार छापेमारी कर रही है। चना दाल के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी 2025 तक घटा दी है। इतना ही नहीं, जो पीली मटर दाल है उसके लिए भी सरकार ने अक्टूबर 2024 तक मंजूरी ड्यूटी फ्री करने के लिए दे दी है। लेकिन इसके बावजूद दालों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में दालों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी आपको होती हुई दिखाई दे सकती है। शुक्रिया असीम इस खबर पर विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।